तो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है, उसके अध्याय 11 के हर एक टॉपिक को हमने आपको एकदम लॉजिक के साथ समझा दिया है। अब आज के इस वीडियो में हम अध्याय 11 के अभ्यास प्रश्न को, जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में समझने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है अभ्यास प्रश्न का, अध्याय 11 अभ्यास प्रश्न का सवाल नंबर 1 है, कहता है सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित जिसका पहले का पहला है कि निम्नलिखित ऑक्साइड में किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा। किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा? देखिए, हमने पढ़ा था धातु ऑक्साइड। जो भी धातु ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि इसमें 4 विकल्प दिया है, Na2O ये क्या है? सोडियम का ऑक्साइड है। CO2 यह क्या है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन का ऑक्साइड है, जो कि अधातु है, अधातु का ऑक्साइड। और MgO यह भी क्या है? एक धात्विक ऑक्साइड है। और H2O आपका क्या है? जल है। हमने आपको बताया था कि जितनी भी धातुएं हैं, धातु क्या करती हैं? अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण और जल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? लवण और जल बनाती हैं। जब धातु, यहां पे बता रहे हैं आपको कि जब धातु क्रिया करती है, धातु ऑक्साइड जब हम धातु पढ़ रहे थे तो वहां बताया था हमने कि यह अम्ल से जब क्रिया करती है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। लवण प्लस क्या बनता है? जल बनता है। तो देखिए, जो धातु ऑक्साइड होगी वह अम्ल से क्रिया करके तो लवण और जल बना देगी, अम्लीय विलयन होगा नहीं। लवण कैसा होता है? उदासीन, जो कि कैसा होता है? उदासीन आपका होता है। तो यह न तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। तो जो धातु ऑक्साइड होंगे वे अम्लों से क्रिया करके अम्लीय विलयन तो बनाएंगे नहीं। तो आपका Na2 और MgO आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और रह गई बात आपका जल, तो जल से तो कोई लेना देना है ही नहीं, जल अलग चीज है। और CO2 एक ऑप्शन बच रहा है, क्या? CO2, जो कि कौन से विकल्प में दिया हुआ है? विकल्प नंबर ब में दिया हुआ है। यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जब अधातु, CO2 क्या है? अधातु ऑक्साइड है। अधातु ऑक्साइड जब यह क्रिया करेगा तो विलयन कैसा हो जाएगा? अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अगले क्रम में दूसरा नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपर रूपता नहीं दिखाता। कौन सा तत्व अपर रूपता का मतलब क्या है? विभिन्न रूपों में नहीं पाया जाता। तो देखिए, जो आपका सल्फर है, सल्फर भी कई रूपों में पाया जाता है, S1 S2 S3 इस प्रकार से पाया जाता है। ऑक्सीजन का हमने इसके पहले वीडियो में चर्चा की ही कि ऑक्सीजन 2 रूपों में पाया जाता है, O2 और O3। और जो आपका फास्फोरस है यह भी कई रूपों में पाया जाता है, P4 P5 के भी रूप में पाया जाता है। लेकिन एक सोडियम जो आपका है, सोडियम जो Na आपका है, वह केवल व केवल एक ही रूप में पाया जाता है। इसलिए यह क्या होगा? विकल्प नंबर अ इसका सही हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि अपर रूपता कौन नहीं दिखाता, कौन दूसरे रूप में नहीं पाया जाता, तो सोडियम एक ऐसा धातु है जो कि दूसरे रूप में नहीं पाया जाता। अगला है कि निम्नलिखित में से उपधातु है। देखिए, आर्सेनिक और एंटीमनी जो हैं आपके क्या हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये सब क्या है? आपके उपधातु हैं। जिसमें से इसमें दिया है आर्सेनिक द नंबर में, आर्सेनिक दिया है द नंबर में, तो आपका विकल्प नंबर द क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्रम में चौथा नंबर है, कह रहा है उत्कृष्ट गैसें अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करती, क्यों? देखिए, उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं? आवर्त सारणी के जो सबसे अंतिम समूह में, सबसे अंत समूह में जो सबसे किनारे हैं, वे क्या कहलाती हैं? उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं। और यह गैसें किसी भी अन्य तत्व के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि देखिए, इनका जो अंतिम कक्षा होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे अब अगर हम Na की बात करें तो हमने इसको भली भांति समझा था कि Na पे प्लस चार्ज क्यों है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। चूंकि कोई भी परमाणु क्या करता है? अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है। तो जो अक्रिय गैसें हैं, जब अष्टक उसका पूरा होता है तो वह अस्थायी होता है, तब उसको देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा। न तो वह इलेक्ट्रॉन को अपने पास से देगा और न तो किसी दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि उसका घर ऑलरेडी भरा है, फल फूल रहा है। लेकिन जिसके पास कमी होगी या जिसके पास अधिकता होगी उसको तो देनी ही पड़ेगी, जिसके पास कमी होगा उसको तो लेना ही पड़ेगा। तो चूंकि उत्कृष्ट गैसें जो हैं उनका अंतिम कक्षक क्या होता है? पूरी तरह से भरा होता है, इसलिए यह किसी अन्य के साथ अभिक्रिया नहीं करती। आइए विकल्प देख लेते हैं कि ये अ कह रहा है कि वे एक परमाणुिक गैसें हैं, तो गैसें तो है ही, सत्य है। और
और आपका कह रहा है परमाणु का आकार छोटा होता है। देखिए यहाँ आकार से कोई मतलब नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो। तीसरा स नंबर विकल्प जो दिया हुआ है इसका श विकल्प वह बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसका कक्षक जो है पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को देने की जरूरत है ना किसी से लेने की जरूरत है। अगला है पांचवा, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस। पोटेशियम परमैंगनेट हमने आपको बताया था इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में कि पोटेशियम परमैंगनेट को जब गर्म किया जाता है तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर कौन है? ब विकल्प सही है। ब विकल्प में दिया है O2 यानी कि ऑक्सीजन, तो इसलिए इसमें ब विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम सवाल नंबर 1 को हल कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2 कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या कहता है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला पार्ट है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। देखिए सबसे ऊपर से चलें अगर, तो सबसे ऊपर क्या है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है? क्या हमने बताया क्रम? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यानी कि आई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ से अगर नीचे की ओर जाएंगे तो इनका विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? घटेगा। और जब नीचे से ऊपर आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे अधिक कौन है? फ्लोरीन है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? आपका फ्लोरीन। क्या भरा जाएगा? फ्लोरीन भरा जाएगा। अगले क्रम में है कार्बन ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या है? कार्बन जो है कम विद्युत ऋणी होता है। कार्बन क्या होता है? कम विद्युत ऋणी होता है और ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी होता है। फ्लोरीन के बाद लगभग ऑक्सीजन को ही माना जाता है ज्यादा विद्युत ऋणी। तो आपका ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा विद्युत ऋणी है। लेकिन बोल रहा है क्या? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि कार्बन ऑक्सीजन की अपेक्षा, तो कार्बन को पूछ रहा है। ऑक्सीजन अधिक है लेकिन कार्बन कम है, कार्बन को पूछ रहा है ना, तो यहां पे दूसरा में इसके क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला है आवर्त सारणी में अधातुएं किस ओर पाई जाती हैं? बाईं ओर पाई जाती हैं कि दाईं ओर? जैसे देखिए आपकी आवर्त सारणी जो है वह कुछ इस प्रकार से रहती है। आवर्त सारणी आपकी कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे। तो इसमें देखिए इधर वाला पक्ष क्या है? बायां है और इधर वाला पक्ष क्या है? दायां है। और हम ये जानते हैं कि अधातुएं जो होती हैं इस प्रकार से इधर की ओर उपस्थित होती हैं, इसलिए अधातुएं किधर होती हैं? आपकी दाईं ओर उपस्थित होती हैं। अधातुएं किधर होती हैं? आपके दाईं ओर उपस्थित होते हैं, तो दाईं इसमें भर लेंगे। अगला है दानेदार जिंक की तनु अम्ल अथवा क्षार से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? हमने आपको भली भांति इसको बताया हुआ है, अच्छे से लेक्चर में एकदम अच्छे से सब कुछ पढ़ाया हुआ है कि जब कभी भी दानेदार जिंक के साथ आपकी अभिक्रिया होती है, किसकी? तनु अम्लों की अभिक्रिया होती है, तो वहां पे आपकी कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। भाई हाइड्रोजन गैस को प्रयोगशाला विधि में हमने प्राप्त करने, उसमें हमने क्या किया था कि दानेदार जिंक पर हमने क्या किया था? तनु अम्लों का वर्षा करके उससे हमने क्या प्राप्त किया था? हाइड्रोजन गैस प्राप्त किया था। तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को हल कर सकते हैं। तो अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 जो आपका है कहता है कि अधातुओं एवं धातुओं के भौतिक गुणों की तुलना कीजिए। यानी कि सिंपल सा प्रश्न आपको यह कहना चाहता है कि धातु और अधातु में क्या कीजिए? आप अंतर बताइए, तुलना कीजिए। अधातु और धातु में तो एक तरफ आप धातु डालेंगे, दूसरे तरफ आप अधातु डालेंगे। देखिए धातु और अधातु में हमें तुलना करना है, तो जिसके लिए एक तरफ हम डाल लेंगे धातु और दूसरी तरफ हम डाल लेंगे अधातु। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो भी धातुओं के गुण होते हैं वह जस्ट अपोजिट, उसका जस्ट विलोम आपका होता है क्या? अधातुओं के गुण। जैसे धातुओं में क्या पाई जाती है? एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं, और जबकि अधातुओं में कोई भी चमक नहीं पाई जाती। तो इसमें आप लिखेंगे अगर कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती, तो इसमें लिखेंगे कि इसमें कोई चमक नहीं पाई जाती। इसमें तन्यता का गुण होता है और इसमें तन्यता का गुण नहीं होता है, तो इसमें आप लिख लेंगे इसमें तन्यता का गुण नहीं होता। तन्यता किसे कहते हैं? कि जो धातुएं होती हैं उसको खींच कर या तान कर हम उसको तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आघात वर्धनीयता का गुण धातुओं में होता है, लेकिन अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता। आघात वर्धनीयता क्या है? कि जब किसी भी धातु को हम पीटेंगे, ठोकेंगे उसको हथौड़ी लेकर के, तो वह भंगुर नहीं होगा, वह चूर नहीं होगा, वह क्या होगा? फैलेगा। तो वह क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। जबकि अधातुएं क्या होती हैं? भंगुर होती हैं।
और अधातुओं में ऐसा कुछ नहीं होता। अधातुएं ऐसी होती हैं कि उनको अगर हम मारेंगे तो वे फैलेंगी नहीं बल्कि चूर हो जाएंगी। तो अधातुओं में अघातवर्णीयता नहीं पाया जाता और ये सामान्य ताप पर क्या होती हैं, ठोस होती हैं। और अधातुएं जो होती हैं सामान्य ताप पर ठोस नहीं होती, यह द्रव तथा गैस के रूप में पाई जाती हैं। अगला है चादर के रूप में। इन्हें हम पीट करके क्या बना सकते हैं, एक चादर के रूप में बना सकते हैं, लेकिन अधातुओं को चादर नहीं बनाया जा सकता है। इसका गलनांक उच्च होता है, गलनांक एवं क्वथनांक। चूंकि यह क्या है, ठोस होती हैं, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा ताप पर गलेंगी और ज्यादा ताप पर पिघलेंगी। तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, जबकि इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, उच्च नहीं होता। अगला इसमें एक विशेष प्रकार की क्या हमें देखने को मिलती है, ध्वनि। जब हम धातुओं को पीटेंगे, जैसे टीन हो गया, टीन को जब हम पीटेंगे तो टन टन की एक विशेष प्रकार की आवाज आती है, विशेष प्रकार की ध्वनि आती है, लेकिन अधातुओं में कोई भी विशेष ध्वनि नहीं होती। अगला है आपका ऊष्मा व विद्युत की चालक, जबकि अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। तो इस प्रकार से हम धातु एवं अधातु में अंतर को समझ सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या चौथा है, कहता है कि दिए गए तत्वों के ऑक्साइड एवं क्लोराइड बनने की अभिक्रिया के संतुलित समीकरण दीजिए। यानी ऑक्सीजन और क्लोरीन से आपको इसकी अभिक्रिया करानी है। किसकी? सबसे पहले लेते हैं हम हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का सूत्र आपका होता है H2। अगर यह ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा यानी O2 के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा, और जो आपका H2 है वह क्लोरीन यानी कि Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। इसका हमें संतुलित समीकरण देना है। तो O और H जहाँ पे दो चीजें रहते हैं वहाँ क्या बनाते हैं, हमेशा क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, H2O जल बन जाएगा। अब O कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हमें O को बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2। और जैसे ही हमने यहाँ 2 बनाया, H कितना हो गया, 2 दूना के 4, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2। तब यहाँ पे क्या बन जा रहा है, आपका H2O बन जा रहा है। अगर क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 मालिक्यूल में क्लोरीन है, 2 मालिक्यूल में H है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यानी H भी 2 है और Cl भी 2 है, तो 2HCl। अब इसके दूसरे क्रम की बात करें तो दूसरा में क्या कहता है, दूसरा में है फास्फोरस यानी कि P। फास्फोरस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो जब P किससे अभिक्रिया करेगा, O2 से अभिक्रिया करेगा यानी ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा, और जब यह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, Cl के साथ अभिक्रिया करेगा, Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा। देखिए P हमेशा जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो 4 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देखिए इससे क्या प्राप्त होगा और इससे क्या प्राप्त होगा। देखिए O की संख्या कितनी है, यह दोनों अभिक्रिया करके PO बना लेते हैं, और O की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 2। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 2। तो 2P और 2O दोनों मिलके क्या हो गए, PO हो गए। अब यहाँ से देखिए यह जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा, P पे 3+ चार्ज होता है और Cl पे 1 चार्ज होता है, तो यह PCl क्या बना लेगा, PCl3 बना लेगा, PCl3 बना लेगा। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे देखिए P कितना है, 4 है, P कितना है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अब P तो हमारे पास 4 हो गया, अब परेशानी बढ़ गई Cl की। Cl कितना हो गया, 4×3 12 Cl हो गया। अब इस Cl को 12 बनाने के लिए यहाँ पे हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 6 का, तो 6 दूना के कितना हो गया, 12। अब देखिए तीसरे क्रम में तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा आपका है सोडियम यानी कि Na जब O2 के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा, और Na जब Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा। देखिए Na जब O2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो हम जानते हैं कि जो सोडियम का ऑक्साइड होता है उसका फार्मूला होता है Na2O। तो यहाँ से O की मात्रा कितनी है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 2। अब जैसे ही हमने यहाँ 2 लिख दिया, Na कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे Na कितना हो जाएगा आपका 4। अब यह अभिक्रिया जब इसके साथ करेगा तो यह क्या बना लेगा, NaCl यानी कि आपका लवण बना लेगा, नमक बना लेगा। Cl कितना है, 2 मालिक्यूल में है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसको करने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, और जब हमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो Na कितना हो गया, 2, तो Na के पास हमें कितना लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से अब अगर चौथे क्रम की बात करें, चौथे में इसमें क्या दिया है, मैग्नीशियम यानी कि Mg। अब
Mg अगर O2 के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनाएगा, और Mg अगर Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनाएगा। अब देखिए Mg जब O के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि Mg पे भी +2 चार्ज होता है और O2 पे O पे भी कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। तो इसलिए यह क्या बना लेते हैं, MgO बना लेते हैं, और यह 2 मॉलिक्यूल में कर लेंगे तो यहाँ भी कितना करना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल में करना पड़ेगा। अगर MgCl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, आपका सीधा सीधा MgCl2 बना लेगा। देखिए यह सब जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ना, धातु एवं अधातु दोनों के चैप्टर में हमने एकदम भली भांति आपको पढ़ा रखा है, एकदम डीप में जाकर के। जो बच्चा सीक्वेंस से वीडियो देखते आ रहा है उस बच्चे को कभी कोई दिक्कत किसी भी चीज में नहीं होने वाली है, क्योंकि एक एक चीजें आपको बिल्कुल डीप में जाकर के एकदम लॉजिक के साथ पढ़ाई गई है चैनल पर। तो इस तरह से हम चौथे सवाल को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 5 है, कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आपस में क्रिया का समीकरण लिखिए तथा अभिक्रिया की परिस्थितियां लिखिए। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, क्या कह रहा है प्रश्न, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो हमने आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको पढ़ाया है कि नाइट्रोजन यानी N2 और हाइड्रोजन यानी H2, यह क्रिया करती है 3 हाइड्रोजन के साथ, N2 अभिक्रिया करती है, और यह अभिक्रिया कितने पर होती है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अत्यंत उच्च ताप पर, और 200 एटीएम दाब पर, 200 एटीएम दाब पर, और किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, Fe और मोमेंटम की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, जिसे हम कहते हैं हैबर प्रक्रम। जिसे हम क्या कहते हैं, हैबर प्रक्रम। इसे हम क्या कहते हैं, हैबर प्रक्रम। यह देखिए बहुत मोस्ट है, हमेशा पूछता है, हर साल पूछता है। तो यहां से देखिए यह क्या बनता है, आपका बनता है NH3। क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल में बनता है NH3 बनता है, जो कि अमोनिया गैस होता है। यह क्या होता है, अमोनिया। तो यही तो आपको बोल रहा है ना प्रश्न कि आपको क्या करना है, N और H, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रियाविधि का समीकरण दीजिए। अब इसमें क्या क्या कह रहा है आगे, एक इसमें और भी दिया है कि परिस्थितियां भी लिखना है। तो इसमें परिस्थिति आपकी क्या है, इसकी परिस्थिति आपकी क्या है, तो इसकी सबसे परिस्थिति जो है वह क्या है, इसका ताप कितना होना चाहिए, ताप होना चाहिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप होना चाहिए। और इसका वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब इसका कितना होना चाहिए, 200 ATM। ATM क्या है, वायु दाब का मात्रक है। और इसमें उत्प्रेरक कौन है, उत्प्रेरक, हमने उत्प्रेरक और उत्साहक को भली भांति आपको इसकी परिभाषा भी बताया था कि उत्प्रेरक यहाँ पे क्या है, आपका Fe है, और उत्साहक आपका क्या है, मोमेंटम है। उत्प्रेरक वह होता है कि जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया की वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। और जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया के क्रियाशीलता को बढ़ा देता है वह क्या कहलाता है, उत्साहक कहलाता है। तो इस तरह से हम प्रश्न 5 को हल कर सकते हैं और इसकी परिस्थितियों को बता सकते हैं। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल करके जरूर पढ़िएगा। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 5वां कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6वां है, कह रहा है कि हीलियम, नियान, क्रिप्टान, आर्गन, जिनान, रेडान। क्या क्या कह रहा है, 6वां हीलियम, ये दिया हुआ है 6वां, कह रहा है कि हीलियम, नियान, क्रिप्टान, आर्गन, जिनान, रेडान अक्रिय गैस इनको क्यों कहा जाता है। तो अभी हमने बहुविकल्पी में आपको बताया कि चूंकि जो अक्रिय गैस हैं आवर्त सारणी के सबसे लास्ट वाले समूह में रखा गया है, और जो अक्रिय गैसें हैं उनके जो अंतिम कोष हैं, अंतिम कक्षक जो हैं, वह पूरे 8 इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं। यह इसलिए किसी भी तत्व के साथ, किसी भी यौगिक के साथ कोई अभिक्रिया जल्दी नहीं करती हैं ये गैसें, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अक्रिय गैसें, कि जो क्रिया ना करें। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अक्रिय गैसें। आइए जैसे दिखा देते हैं, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। नियान का परमाणु क्रमांक कितना है, होता है 8।
सॉरी नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है 10 और आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18 और क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 36 और जियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है 54 और रेडान का कितना होता है 86। अगर हम इन सबका क्या कर दें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दें, इन सबका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हमें ये पता चलता है। देखिए पहले कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिक्स है। पहले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का कोई प्रावधान है नहीं, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह पहला कक्षक इसका पूरा भरा हुआ है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 8, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यानी पूरी तरह से भरा हुआ है। 18 का अगर करें तो 2, 8 और 8, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इनके अंतिम कोष क्या हुए हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं। और जब अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता नहीं होती है तो वे तत्व किसी के भी साथ अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें क्या क्या कहा जाता है, अक्रिय गैसें। देखिए इनका परमाणु क्रमांक जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको अष्टक नियम से उतना अच्छे से इसका एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अफबाऊ नियम कहते हैं। जो हमारा 1s2 2s2 ये होता है। अगर इस पे आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको आपको समझा दूंगा, हालांकि है चीज़ 11वीं की, लेकिन आपका कमेंट आएगा अगर मैक्सिमम बच्चों का तो मैं इसको एकदम भली भांति आप बिल्कुल आपकी भाषा में इसे जरूर समझा दूंगा। तो इसे अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके बाहरी कोष क्या होते हैं, पूरी तरह से भरे होते हैं। तो एक लाइन का उत्तर आप खुद से बना के लिख दीजिएगा कि चूंकि जो आपकी ये सब गैसें हैं यानी अक्रिय गैसों के अंतिम कोष क्या होते हैं, सभी पूर्ण रूप से भरे होते हैं, पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं। इसलिए ये गैसें किसी अन्य तत्व के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा 6वां प्रश्न कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 7 है, कह रहा है कि हाइड्रोजन के निम्नलिखित औद्योगिक उपयोग को समझाइए। देखिए 2 इसमें दिया हुआ है, क और ख। तो क का उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे, कह रहा है कि जलने पर ताप उत्पन्न होना। देखिए जो हाइड्रोजन है यानी कि जो आपका H2 है, जब यह ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, जब यह ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो क्या बनाती है, H2O बनाती है यानी कि जल बनाती है। अब यहाँ पे H2O लिए हैं तो O 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यह इसका क्या है, इक्वेशन है। अब ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के क्या आती है, संपर्क में आती है, पहली चीज तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो अभिक्रिया है वह अगर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से और 400 से करके 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर तापमान है तो वह एकदम धीरे धीरे कम तेजी से अभिक्रिया करती है। लेकिन जैसे ही इसका तापमान 600 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है तो यह अभिक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होती है। दूसरी चीज कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है कि बहुत तेजी से विस्फोट के साथ यह क्या होता है, जलता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो तेजी से विस्फोट के साथ जलता है और ढेर सारी ऊष्मा निकलती है और आपका क्या बनता है, जल बनता है। तो आपका कारण बताना था, उपयोग को समझाना था कि जलने पर ताप उत्पन्न होना। तो यह जब ताप क्यों उत्पन्न होता है कि जैसे ही हाइड्रोजन, भाई जैसे ही हाइड्रोजन क्या होगा, वातावरण के संपर्क में आएगी तो वातावरण में हमारे वायुमंडल में हमारे क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से जैसे ही संपर्क करेगी उसमें वह क्या होगा, जलना शुरू कर देगी और उसमें पॉप की आवाज आएगी और क्या होगा, वह जलेगी। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। और अगर इसके ख वाले पार्ट को समझें तो ख वाला पार्ट क्या कह रहा है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों से अभिक्रिया। उत्प्रेरक की उपस्थिति में देखिए जो वनस्पति तेल है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया किसके उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। निकिल क्या है, उत्प्रेरक है। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जब इसकी अभिक्रिया होती है, वनस्पति तेल में जब हम हाइड्रोजन को मिला देते हैं। देखिए जो आपके गांव में जो घी बेचने आते हैं, ऑर्डिनरी घी, उसमें क्या करते हैं, जो वनस्पति तेल क्या है आपका, जैसे डालडा हो गया, तो डालडा में क्या करते हैं, जब H2O हाइड्रोजन को उसमें निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 डिग्री से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जब इसमें क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन प्रवाहित कर देते हैं तो क्या बनता है,
वनस्पति घी का निर्माण होता है, तो वही ऑर्डिनरी घी का निर्माण होता है और आपको ला करके क्या करते हैं, बेचते हैं और चाव से आप क्या करते हैं, उसे खाते हैं। तो जब वनस्पति तेल क्या करता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों से हाइड्रोजन की जब अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है, आपका वनस्पति घी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका उत्तर एक लाइन में लिख लेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संपर्क करने पर, एक दूसरे के संपर्क में आने पर क्या होती है, पोप की आवाज आती है, तेजी से क्या होते हैं, विस्फोट के साथ जलना शुरू करते हैं। और इसमें क्या लिख लेंगे कि जब निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इतने टेम्परेचर पर अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन, तो क्या बनाता है, वनस्पति घी बनाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 हमारा कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 8 है कि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर क्या होता है, उदाहरण सहित समीकरण सहित समझाइए। तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 को गर्म किया जाता है 2 मॉलिक्यूल में, तो हमने आपको इसका समीकरण अभी इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने बताया था, ऑक्सीजन का निर्माण। तो ऑक्सीजन का निर्माण करने के लिए जब पोटेशियम, यह क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, तो हमें क्या प्राप्त होता है, K2MnO4, जो कि क्या होता है, पोटेशियम मैग्नेट होता है। क्या होता है, पोटेशियम मैग्नेट होता है, प्लस क्या बनता है, MnO2 बनता है और प्लस में क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इस प्रकार से इसका समीकरण दे सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 9 है, कह रहा है कि दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। आपको अगर समीकरण याद हो तो दानेदार जिंक की जब तनु HCl के साथ अभिक्रिया हम करा रहे थे तो क्या बनता था, वहाँ हाइड्रोजन गैस बनता था। जिंक किसके साथ जुड़ जाता था, ZnCl बना लेता था। जिंक क्लोरीन के साथ जुड़ करके ZnCl बना लेता था और आपका H2 गैस क्या हो जाती थी, ZnCl2 बना लेता था और हाइड्रोजन गैस निकल जाती थी। तो इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन आपका 2 हुआ और क्लोरीन आपकी 2 हुई। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस का निर्माण, हाइड्रोजन गैस के निर्माण करने की जब प्रयोगशाला विधि बताया था तो ये इक्वेशन वहाँ पे दिया गया था कि दानेदार जिंक पर हमने क्या किया था, HCl की वर्षा करा करके, HCl को मिला करके हमने क्या बनाया था, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया था। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 9 को हम समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगले क्रम में प्रश्न संख्या 10। इसमें कुछ और पूछ रहा है ना, प्रश्न संख्या 9 में कुछ और पूछ रहा है। कह रहा है कि A गैस बनती है तो यह गैस B से क्रिया करके उसे कॉपर धातु से क्या करती है, अपचयित कर देती है। तो उपरोक्त समीकरण में A क्या है, देखिए कॉपर का ऑक्साइड जो था CuO, इसके साथ जब H2 गैस अभिक्रिया करती थी, यह 200 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग तापमान पर होता था। तो यहाँ से कॉपर आपका अलग हो जाता था और आपका प्लस में क्या बन जाता था, H2O बन जाता था, जल बन जाता था, H2O बन जाता था। तो इस प्रकार से यह कॉपर को क्या करता है, अलग कर देता है। अब आपको पूछ रहा है कि वह A क्या है, तो वह A आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस है। वह A आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस है। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के द्वारा A गैस बनती है। तो इसके द्वारा गैस कौन सी बन रही है, A गैस, यानी कि कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। भाई यहाँ हाइड्रोजन गैस ही तो बनती है, ये तो ZnCl2, ये आपका लवण है, यह तो गैस है नहीं। तो गैस कौन बन रही है, A। तो ये क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। A गैस बन रही है जो कि कॉपर धातु से अपचयित होकर के क्या करती है, कॉपर को अलग कर देती है। तो उस A का क्या नाम है, तो हाइड्रोजन। उस A का क्या नाम है, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से 10वां प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में प्रश्न संख्या 10वां है कि सेवती ने सल्फर चूर्ण को उद्दहन चम्मच में लेकर गर्म कर बनी हुई गैस को परखनली में एकत्रित करती है। सल्फर के दहन से कौन सी गैस बनती है, सल्फर का दहन कब होता है, सल्फर को S से प्रदर्शित करते हैं। प्लस यह जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो इसका क्या हो जाता है, दहन हो जाता है। ऑक्सीजन के जैसे ही संपर्क में आती है इसका दहन हो जाता है और क्या बना लेती है, SO2 बना लेती है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि उसको गैस में एकत्रित कर लेती है और परखनली में एकत्रित गैस के समीप गीला लाल तथा नीला लिटमस पेपर ले जाने पर उसके रंग में क्या परिवर्तन होगा। देखिए उपरोक्त अभिक्रिया के साथ समीकरण लिखिए। तो अभिक्रिया तो आपकी यही हो जाएगी,
S प्लस O2, सल्फर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो जलता है और आपका सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, अब चूंकि यह नीला लिटमस और लाल लिटमस जब इसके पास लेकर के जाया जाएगा तब क्या होगा, आइए हम इसको समझते। तो देखिए, जो आपका SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है आपकी, यह अधातु का ऑक्साइड है। भाई सल्फर क्या है, अधातु है, इसके साथ O जुड़ा है यानी अधातु का क्या है, ऑक्साइड है। और यह अधातु का ऑक्साइड होने के कारण यह क्या होता है, अम्लीय होता है। यह क्या होता है, अम्लीय होता है। और आपको अगर ध्यान हो, आपने अच्छे से पढ़ा हो, तो हमने जब आपके अम्ल, क्षार एवं लवण नामक जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो यहाँ पर जब हम लाल लिटमस लेकर के जाएंगे तो वह किस में कर देगा, नीला में। और जब गीला नीला लिटमस लेकर के जाएंगे तो वह क्या कर देगा, लाल में। यानी लाल से नीला और नीला से क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 10 को समझ सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलाप हाइड्रोजन के किन गुणों को दर्शाते हैं। पहला है कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा उड़ता है। तो क्यों उड़ता है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस, सिंपल सा बात है कि कैसी होती है, हल्की होती है, जिसके कारण गुब्बारे में अगर भर दिया जाए तो गुब्बारा हवा में क्या होने लगता है, उड़ने लगता है। अगला है हाइड्रोजन गैस से भरे गैस जार के मुंह के समीप में जलती तीली लाने पर पॉप की आवाज आती है। देखिए, हाइड्रोजन, हमने अभी भी बताया आपको कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो पॉप की आवाज आती है, यानी अत्यंत तीव्रता के साथ क्या होती है, विस्फोट के साथ क्या करती है, जलती है, जिससे हमें पॉप की, वही विस्फोट जब करता है तो पॉप की आवाज आती है, पॉप की आवाज आती है और विस्फोट के साथ वह क्या होता है, जलता है। तो इस प्रकार से इन दोनों का उत्तर आप लिख सकते हैं। यानी कि इसका पहला उत्तर आप लिख लेंगे कि हल्का होने के कारण, और इसका दूसरा उत्तर लेंगे तो इसका पहला उत्तर हल्का होने के कारण गुब्बारा उड़ता है। नंबर 2, O2 के संपर्क में हाइड्रोजन के आ जाने से विस्फोट के कारण क्या होता है, पॉप का आवाज निकलता है। अब प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है, अच्छा सवाल है कि यदि X जिसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है और pH क्या है, 7, तो ऐसा क्या है जिसका उपयोग पीने के लिए करते हैं और उसका pH क्या होता है, 7 होता है। तो ऐसा केवल व केवल आपका क्या है, H2O है, यानी कि जल है। इसके अम्लीय विलयन के विद्युत अपघटन से Y और Z गैस निकलती है, यानी यह क्या है, आपका X है। और जब इसके विद्युत अपघटन जब इन दोनों का कराया जाएगा तो इसमें से H आपका अलग हो जाएगा, O आपका अलग हो जाएगा, तो 2 मालिक्यूल में ले लेंगे तो 2H2 आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जो गैस बन जाएगा। और O2 आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यह कह रहा है कि यह Y है और यह क्या है, आपका Z है, Y है और Z है। आगे कह रहा है कि Y का आयतन Z की तुलना में 2 गुना है, इसका आयतन इसके तुलना में 2 गुना है। ठीक है, Y तीव्र ज्वलनशील होती है, Y तीव्र ज्वलनशील होती है। भाई H2 सॉरी हाइड्रोजन गैस जो होती है कैसी होती है, तीव्र ज्वलनशील होती है, सही बात है। जबकि Z जलने में सहायक है, Z क्या है, O2 है। और O2 के निर्माण में हमने बताया था आपको कि O2 क्या है, जलने में सहायक होती है। यह जलती नहीं है किंतु जलने में सहायक होती है, इसकी उपस्थिति में वस्तुएं क्या करती हैं, जलती हैं। आगे कह रहा है कि XYZ को पहचानिए तथा उपरोक्त अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो हम जानते हैं कि X आपका H2 हो जाएगा, Y आपका हाइड्रोजन गैस हो जाएगा और Z आपका O2 हो जाएगा और उक्त अभिक्रिया आपकी यही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।